Welcome friends. We'll start yet our session. कल आपने जिस तरीके से इंटरेस्ट दिखाया, आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ऑल्सो थैंकफुल. आप लोग हाउस बिल्डिंग में जाना चाहते हो, आप नर्सिंग में जाना चाहते हो, आप अलग अलग तरीके से जहां आपको मौका मिले अपने स्किल सेट के साथ आप लोग जर्मनी में राइट काम करना चाहते हो, बहुत एक्साइटेड हो. तो मुझे भी लगता है कि जितने जितने इंफॉर्मेशन मेरे पास हो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं. आज का ये जो सेशन है ये मेनली नर्सिंग प्रोफेशनल्स और नर्सेज के लिए है. इसमें वो लोग भी जो कि नर्सिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या कर चुके हैं और जिनको ज़्यादा अभी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग भी हैं. आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने नर्सिंग कंप्लीट की होगी या किसी की अभी चल रही होगी. जो मेडिकल का जो प्रोफेशन है राइट, इसमें जर्मनी में बहुत स्कोप है और एट प्रेजेंट जो स्थिति है जर्मनी में उसके हिसाब से सही बोलूं तो सबसे जो सिक्योर वाला जो प्रोफेशन है, जिसको सिक्योर कह सकते हैं कि जर्मनी में जाके और निश्चिंत हो सकता है बंदा कि इसकी नौकरियां नहीं जाएंगी राइट, उसके हिसाब से जो नर्सिंग का प्रोफेशन है वो सबसे टॉप में चल रहा है अभी की राइट. परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है और जो नर्सिंग के जो स्टाफ हैं वो नर्सेज भी हैं, कई हेल्थ केयर में और भी अलग अलग फील्ड के जो लोग हो सकते हैं राइट. आज अपन बात करेंगे केवल नर्सेज के लिए. पहली बात तो आपको 2-3 पॉइंट्स मैं क्लियर कर दूं. मैं एक एक करके सारे पॉइंट ही क्लियर करूंगा ताकि आपके क्वेश्चन भी कम बचें. कि जर्मनी में जब हम लोग बात करते हैं कि नर्सेज की बहुत डिमांड है तो उसमें एक तो केयर गिवर होते हैं राइट, जिन्होंने मान लो एएनएम किया है राइट, या सिंपल कोई भी डिप्लोमा कर रखा है 1 साल का. ऐसे लोगों के लिए डिमांड रहती है. एक तो उनको बोलते हैं अपन फ्लेग हेल्पर या आप कह सकते हो केयर टेकर. हॉस्पिटल्स में इनकी पोस्टिंग निकलती हैं. थोड़े दिन पहले मैंने जो सेशन किया था स्पेशली उनके लिए ही किया था राइट. उसके अलावा वहां पे नर्सिंग असिस्टेंट, मतलब जिन लोगों ने नर्सिंग की पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास या बहुत कम है. एक जो तीसरी कैटेगरी है वो है प्रीमियम कैटेगरी. उसमें वो नर्सेज आते हैं जिनके पास कम से कम 5-6 साल का एक्सपीरियंस है और जिन्होंने जीएनएम या बीएससी नर्सिंग भी कर रखी है और B2 का सर्टिफिकेट भी है. ये प्रीमियम कैटेगरी है. ऐसे लोगों को तो वो नमस्कार प्रणाम करके भी लेते हैं. उनकी जो डिमांड है वो टॉप पे है. प्रीमियम कैंडिडेट उनको ही बोलते हैं. दूसरे जो स्टैंडर्ड कैंडिडेट हैं, स्टैंडर्ड में मतलब नर्सिंग की है लेकिन ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है या बिल्कुल नहीं है राइट, या कम एक्सपीरियंस है, ऐसे कह सकते हैं अपन. जो फुल प्रोफेशनल हैं, प्रोफेशनल नर्सेज हैं, प्रीमियम कैंडिडेट जिनको मैंने बोला है, उनके पास 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, B2 का सर्टिफिकेट है उनको जर्मनी में एक टर्म यूज करते हैं फुल अनरकांट, मतलब फुल्ली वो एज ए रजिस्टर्ड नर्स वहां काम कर सकते हैं. ऐसे लोगों की तनख्वाह भी ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा रहती है इस कैटेगरी में. जो स्टार्टिंग रेंज होती है इनकी वो 3200 यूरो से लेके और 4200 यूरो तक रहती है स्टार्टिंग इन लोगों की. जो टॉप कैटेगरी के जो हैं, जिनको प्रीमियम कैंडिडेट बोला मैंने, इनकी ये जर्मनी में सही मायने में ये वास्तव में एक अच्छी लाइफस्टाइल्स जर्मन्स की तरह एकदम रुतबे से रह सकते हैं. क्योंकि 3200 से 4200 के बीच में जिसकी स्टार्टिंग है डेफिनेटली वो आगे भी प्रोग्रेस करेगा और उसकी बहुत अच्छी जगह पे बड़े बड़े शहरों में भी मतलब रहे तो भी वो आराम से सरवाइव करके पैसे बचाएगा. और जो दूसरी कैटेगरी की मैंने आपको बोला जो मतलब फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड नहीं मानते उनको, वो टाइल अनरकांट बोलते हैं उनको, मतलब पार्शियली रिकॉग्नाइज्ड. वो 5 से कम साल का एक्सपीरियंस है उनके पास अपना जीएनएम या बीएससी नर्सिंग है लेकिन एक्सपीरियंस कम है या बिल्कुल नहीं है और B2 का सर्टिफिकेट भी नहीं है.
ये अब इसकी कैटेगरी आप अपनी मर्जी से कितनी बनाओ, लेकिन बेसिकली वहां पे दो कैटेगरी हैं ये, एक फॉल अनअकाउंट जिसमें प्रीमियम कैंडिडेट बोला मैंने, दूसरे स्टैंडर्ड कैंडिडेट मतलब जनरल कैंडिडेट, यही इन्हीं को नर्स बोलते हैं, बाकी तो फिर हेल्पर में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मेनली बेसिकली ये दो कैटेगरी होगी। जर्मनी वाले जब इनको बुलाते हैं तो इनके अकोमोडेशन की भी व्यवस्था करते हैं, पैसे ऑफ कोर्स ये अपना खुद पे करेंगे, उनके अकोमोडेशन की व्यवस्था करते हैं, उनको जो भी सपोर्ट चाहिए होता है सारा सपोर्ट उनको देंगे, नहीं तो नया बंदा जाके वहां पे कैसे स्टेबल होगा, कैसे उसको बेनिफिट मिलेगा। तो जो लोग जिन्होंने मान लो कि अच्छा एक्सपीरियंस ले रखा है, ऐसे लोग या कोई भी कैटेगरी के लोग अप्लाई कैसे करेंगे, इसके लिए हमने जर्मनी में टाई अप करे हैं और उनके साथ जिससे भी बात हुई तो उन्होंने ये बोला कि हमको पहले कैंडिडेट पता चले, कैंडिडेट का एक वीडियो बनना है सबसे पहले, जैसे हाउस बिल्डिंग में भी हमने बात करी थी कि 80 से 90 सेकंड का आपका एक वीडियो, अपना इंट्रोडक्शन, जिसमें आप अपने आप के बारे में बताओगे कि आपने किस तरीके से पढ़ाई करी है, नर्सिंग में आपने क्या कर रखा है, कितना एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज का लेवल आपका क्या है, जर्मनी ही क्यों, जर्मनी में आप लॉन्ग टर्म का अपना करियर देख रहे हो क्या, ये बातें उसमें आपको करते हुए मींस 60 to 90 मिनट्स का 60 to 90 सेकंड का आपको वीडियो बनाना है, 1.25 से 1.5 मिनट का वीडियो ये बना के, और उसका तरीका हमने निकाला है इस बार कि आपका जो बार बार मेल भेजने का भी चक्कर नहीं पड़े, उसके लिए एक तरीका हमने निकाला है कि आप हमको जब मेल भेजेंगे तो डायरेक्ट मेल नहीं भेज के आप हमको एक ये वाला फॉर्म भर के भेजेंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे ये वाला फॉर्म, जिसमें डायरेक्ट प्लेसमेंट इन जर्मनी आप करोगे और उसमें आपकी डिटेल, ये एक्चुअली बेसिक इंफॉर्मेशन आपके बारे में है, ज्यादा इसमें बहुत डिटेल नहीं है। आपका अपना नाम होगा, फिर आपका मोबाइल नंबर होगा, मोबाइल नंबर के बाद में आपका ईमेल होगा, फिर आप जैसे ही नेक्स्ट में जाएंगे यहां फिल करना पड़ेगा शायद मुझे, राइट, 1 मिनट फिल करना जरूरी है, आपको आइडिया लग जाए, क्योंकि अदरवाइज बार बार मेल ही भेजते रह जाओगे आप। जस्ट अ मोमेंट प्लीज। आपको अपनी डिटेल यहां फिल करनी है। जैसे ही आप अपनी फॉर्म, ये पहले मोबाइल नंबर 9400, यस ये नंबर तो याद हो गया होगा आपको भी, 7597559400 नंबर डालोगे अपना, मेल आईडी डालोगे अपनी, और उसके बाद में जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो इसमें ये पूछेंगे आपसे कि हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में जाना चाहते हो, डायरेक्ट प्लेसमेंट इन जर्मनी, नर्सिंग में जाना चाहते हो, ऑटोमोबाइल में या अदर सेक्टर्स, ये आप फिल करोगे। उसके बाद में आपकी हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप फिल करोगे, राइट, तो हाईएस्ट वाली को आप क्लिक करोगे, और ये डॉक्यूमेंट्स भी एक्चुअली बाद में आपको सारे अंदर करने भी पड़ेंगे, जैसे आपके पास डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, तो जो जीएनएम है वो डिप्लोमा में काउंट होता है, बाकी बीएससी नर्सिंग होगी तो आपकी वो ग्रेजुएशन में काउंट हो जाएगी। फिर उसके बाद में जर्मन लैंग्वेज का इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन गोएथे या टेल का, तो अगर कोई A1, A2, B1 लिख रहा है, इसका मतलब है कि अभी आपकी ये स्थिति है, और उसके बाद में ये किसी ने A2 लिखा है, B1 लिखा है, तो हम ये मानेंगे कि आपके पास गोएथे का, टेल्क का A2, B1 एट प्रेजेंट है। फाइनली आपको B1, B2 सर्टिफिकेट तो चाहिए, और उसमें आप क्लिक कर दोगे कि आपके पास कौन सा है। सपोज आप B1 अभी आपका चल रहा है, इसका मतलब है कि अभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, हमको एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है। उसके अलावा आपके एक्सपीरियंस आपने लिख दिया मोर देन 5 इयर्स है, ये फिल करने के बाद में नेक्स्ट जो पेज आएगा, इसमें आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फिल होंगे। ये फॉर्म हम इसलिए लेके आए हैं ताकि मान लो किसी ने प्रॉपर नहीं भेजा और कोई डॉक्यूमेंट कम रह गया या कमी रह गई कोई डॉक्यूमेंट में, तो हम वापस से आपको बोलेंगे कि उसी को, ये आपके पास लिंक रहेगा इसका, उसी लिंक पे जाके आप वापस से वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ही अपलोड कर लोगे।
तो हमारे पास भी ऐसे नहीं हुआ कि भाई 4-5 बार इसका मेल आया हुआ है, बार बार मेल आता है एक स्टूडेंट का तो सीरियस नहीं लिया जाता उसको कि इसने 5 बार क्यों भेजा है, उसको मेल भेजना नहीं आता या क्या चक्कर है। तो इसलिए आपको बार बार भेजना ही नहीं पड़े, ये परमानेंट एक ही बार हो गया, आपका एक बार लॉगिन हो गया, सारे डॉक्यूमेंट आपके इसमें आ गए, और फिर यहाँ पे आप अपना यूरोपास सीवी जो बनेगा वो यूरोपास स्टाइल में बनेगा, क्योंकि जर्मन्स को एक स्टैंडर्ड पसंद है कि वो चाहते हैं कि उनके पास वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही आए, राइट, बार बार उनके पास वो ना आए, डिस्टर्बिंग लगता है अदरवाइज। जस्ट ए मोमेंट, वेट। Just a moment. मेरे ख्याल से अभी वापस आवाज आ गई होगी आपके पास। ओके, सो मतलब उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उनको ये चाहिए होता है, तो यूरोपास में ही आप अपना सर्टिफिकेट ये सीवी भेजेंगे। वो सीवी आप हो सके तो जर्मन में भेजो, क्योंकि B1 तो मिनिमम चाहिए होता है, तो कोशिश करो जर्मन में ही आपका ये सीवी आए। उसके बाद में आपका मोटिवेशन लेटर, चाहे आपने B1 किया है चाहे B2 किया है, आप रजिस्टर्ड नर्स के तौर पे वहां जाना चाहते हो और मे बी जस्ट फ्रेशर आप वहां जाना चाह रहे हो, बट मोटिवेशन लेटर यू हैव टू राइट। मोटिवेशन लेटर में आपको ये लिखना है कि आप कौन हो एक तरह से, और जैसे वो वीडियो जो बन रहा है ऐसे समझ लो कि यहाँ पे आप उनको अपना मोटिवेशन दिखा रहे हो कि व्हाई यू वांट टू कम टू जर्मनी, जर्मनी क्यों आना चाहते हो आपने, राइट, कितना लंबे टाइम का जर्मनी में अपना करियर के बारे में सोचा है, जर्मनी ही क्यों, इसी फील्ड में आप क्यों आए हो, इस फील्ड के बारे में आप, राइट, किस तरह की फीलिंग रखते हो, वो सारा आपका मोटिवेशन दिखना चाहिए। जर्मनी में ये बंदा वास्तव में टिक के काम करेगा। इसका आप फॉर्मेट भी देख सकते हो नेटवेट पे कि किस तरीके से मोटिवेशन लिखते हैं आप ना, मोटिवेशनल लेटर कैसे लिखते हैं। ये करने के बाद में आपका यहाँ पे देखो मोटिवेशन के बाद में है आपका डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपकी 10th की 12th की मार्कशीट, इसके अलावा आपका डिप्लोमा या नर्सिंग का, मान लो बीएससी नर्सिंग करी है तो ग्रेजुएशन का जो भी सर्टिफिकेट है वो, और उसके अलावा आपने कहीं काम किया है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट इसमें आएगा। आपका पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का वो आएगा, जर्मन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट इसमें आएगा, B1 B2 जो भी आपका चल रहा है, एक के बाद एक, जैसे ही एक करोगे तो दूसरा तीसरा ऑप्शन इसमें आ जाएगा। तो आप जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, हो सके जहां तक गैप नहीं हो तो उसको पॉजिटिव माना जाता है। और उसके बाद में लास्ट में आप ये कंसेंट दे रहे हो कि भाई हम SMS व्हाट्सएप ईमेल से आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आगे से जैसे कोई भी इस बार से हमने डिसाइड किया है कि आगे से कोई भी हमारा इस तरह का सेमिनार रहता है हाउस बिल्डिंग का या डायरेक्ट प्लेसमेंट का, तो हम एक मैसेज जरूर आपके पास साथ शेयर करेंगे कि ये इस दिन सेमिनार है, ताकि आप लोग, राइट, बार बार आपको चिंता नहीं रहो, आपको पता रहे कि अगली सेमिनार 15 दिन में है, 5 दिन में है, तो पहले से ही आप इन्फॉर्म्ड रहें। ये वाला आप करने के बाद में टिक करके सबमिट करोगे, ठीक है, सेव जाओगे तो वो परमानेंट आपके पास सेव भी रहेगा और सबमिट कर दोगे। आप रिव्यू भी कर सकते हो अपने इंफॉर्मेशन की मैंने सही से डाली है ना, और फाइनली ये हमारे पास आएगा और आपके पास भी इसका लिंक रहेगा, वापस से आप अपडेट कर सकते हो फॉर्मेट को। वापस प्रीमियम कैंडिडेट और स्टैंडर्ड कैंडिडेट का आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से प्रीमियम कैंडिडेट को सबसे अच्छे पैसे मिलते हैं जर्मनी में, जिनके पास B2 है, जिनके पास 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, जर्मन अच्छी जानते हैं और ग्रेजुएशन या GNM कर रखी है। ये प्रीमियम कैंडिडेट हैं जिनको 3200 से 4200 यूरो पर मंथ की सैलरी मिलेगी प्रीमियम कैंडिडेट को। अब ये मत मान लेना कि किसी भी जो भी अप्लाई कर रहा है उसको मिलेगी। जो स्टैंडर्ड कैंडिडेट्स हैं उनको 2600 से 2800 यूरो सैलरी मिलती है जर्मनी में अभी एट प्रेजेंट करंट सिनेरियो जो चल रहा है। अब मान लो किसी को ज्यादा मिल गई तो जरूर उसके कारण रहे होंगे
या कम मिल गई तो इसका मतलब है कि उसको उन्होंने इस कैटेगरी में हो सकता है लिया ही नहीं हो, उसको हेल्पर में लिया हो। ये अलग अलग कारण हो सकते हैं। ये एक मैं स्टैंडर्ड कैंडिडेट, नॉर्मल कैंडिडेट और एक प्रीमियम कैंडिडेट जिसकी सबसे ज्यादा पूछ है उनकी बात कर रहा हूं। आप अभी जिस भी कंडीशन में है, जिस भी मतलब लेवल पे हैं अभी आप, इसमें टाइम कितना लगता है आपको बता दूं। जर्मनी में आपको जब इसका अनअर्केनुंग करवाना होता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे आपके चेक करके रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब तैयार करने होते हैं, तो 4 से 5 महीने लग जाते हैं। 3-4 महीने तो बहुत नॉर्मल है इस प्रोसेस में। इसलिए हमको ये कहा गया है कि आपके पास जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको आप रजिस्टर करें। रजिस्टर करने का मतलब है कि उनका एक वीडियो बना के, जैसे मान लो कि कोई स्टूडेंट बोले कि मैं तो अभी A2 में ही हूं, तो उसका A2 वाला वीडियो बनेगा ताकि कैंडिडेट को पता रहे कि हाँ ये वास्तव में जर्मन तो बोलने लगा है। जो B1 में अभी हैं उनका B1 के लेवल का वीडियो बन जाएगा और साथ में उनको B1 वाले कैंडिडेट से हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं, एक्चुअली डॉक्यूमेंटेशन का भी प्रोसेस कर सकते हैं ताकि अपने पैरेलल थोड़े थोड़े काम होते रहें और लास्ट में डिले नहीं हो। तो 3 से 4 महीना इसमें नॉर्मल है, साथ साथ अनअर्केनुंग के लिए। और जिसने B1 कर लिया उसको कोशिश करनी चाहिए B2 करके जाने का। ये आपको आइडिया लग गया होगा कि पैसे मिलते हैं तो जरूर उनको ऐसे लोगों का ज्यादा रिस्पेक्ट है और उनको गारंटेड जॉब मिलती है एक तरह से, क्योंकि जर्मनी में वो लोग प्रीफर करते हैं कि क्वालिफाइड बंदों को ही लें। पैसे ज्यादा लगते हैं लेकिन उनको पता है ना कि ये तो सर्विस सेक्टर है, जर्मनी में लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है। मान लो बूढ़े हो रखे हैं, हॉस्पिटल्स में ड्यूटी लगती है या फिर ओल्ड एज में जहां भी रिक्वायरमेंट रहेगी तो पैसे की दिक्कत नहीं है, लेकिन लैंग्वेज कम्युनिकेट तो कर पाए, नहीं तो सर्विस कैसे करेगा। तो वो लोग कोशिश ये करते हैं कि उनको जहां तक हो सके कैंडिडेट क्वालिफाइड मिले। लेकिन मान लो कि अपन B2 नहीं है, B1 के बेस पे ही जाना चाहते हैं, मान लो कुछ लोगों ने ऐसे सोच रखा है, तो कोई नहीं, वो B1 के बेस पे वहां पे एक बार जाएं और अपना वर्क और उसको एंश्योर करें एटलीस्ट, और उसके बाद में जाके अपना अनअर्केनुंग करवाएंगे वो लोग। लेकिन जो स्टैंडर्ड हैं उनके पास ये रहता है कि एक लिमिटेड वही है कि जो के एक पर्टिकुलर बंदे के यहाँ पे जहां से उसको मिला है वहीं पे काम कर रहे होते हैं वो। लेकिन अगर कोई क्वालिफाइड है जो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड नर्स के तौर पे जर्मनी में काम कर रहा है, तो उसका सपोज 1 साल का 2 साल का जितना भी उसका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसके बाद में जर्मनी में कहीं भी वो खुद, क्योंकि ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, अपनी मर्जी से कहीं भी वो अपने टर्म पूरी करने के बाद में कहीं भी जॉब कर सकते हैं और उनका कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी वो अपने आप भी ढूंढ सकते हैं। अर्निंग का आपको बताया, दोनों का डिफरेंस मैंने। जाने से पहले आपको ये एक पुलिस क्लियरेंस होता है कि इस बंदे के पीछे कोई इसकी हिस्ट्री तो खराब नहीं रही है, उस तरीके से जाने से पहले वो खैर हम लोग डॉक्यूमेंटेशन करेंगे उस टाइम पे कर लेंगे। और वो 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, तो ये पुलिस क्लियरेंस वाला तो लास्ट में करते हैं ये वाला काम। बाकी आपका जो भी B1 का B2 का जो भी सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं रहना चाहिए, ये एक इसमें इंपॉर्टेंट बात है। कई लोग ऐसा पूछते हैं बार बार कॉल करके कि भाई हम स्पाउस को लेके जा सकते हैं क्या, मतलब मैं अपने हस्बैंड को ले जा सकती हूँ क्या, अपनी वाइफ को ले जा सकता हूँ क्या, कितने दिन में ले जा सकते हैं। तो 1 साल के बाद में आप उनको राइट बुलाने के लिए एक तरह से अधिकारी हो जाते हैं, और विदिन 2 ईयर्स आपकी हेल्प भी की जाती है वहां पे, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं कि ये टिके रहे, कि इसकी फैमिली को नहीं लाने देंगे तो हो सकता है कि वो परेशान होकर चला ही जाए। तो इसलिए विदिन 2 ईयर्स नॉर्मली जो भी लोग वहां जा रहे हैं जर्मनी, वो 2 साल के अंदर अंदर अपने स्पाउस को ले जा सकते हैं। और मैंने जो आपको वीडियो वाला बताया वो एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो बनाने वाला। वीडियो बनाने से एक तो आपका एम्प्लॉयर है, हमने इसका ये डिसाइड किया है कि ये जो मैं आपसे डिटेल ले रहा हूं उसके साथ ही वीडियो भी जाएगा, और हम इसको एक गूगल ड्राइव पे अपलोड करके जो एम्प्लॉयर है उसको एक्सेस देंगे कि भाई हमारे पास ये देखो 3 जने आ गए, ये 13 जने आ गए, इसमें से आप सेलेक्ट करो। तो जिसने अभी B1 कर रखा है और उसका तो थोड़ा लैंग्वेज का लेवल भी कम दिखेगा ऑफ कोर्स,
तो जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे उनको वो लेते जाएंगे। इसका कोई वो इनटेक नहीं होता है कि भाई केवल मार्च या सितंबर इनटेक ही होगा। इसमें तो हमने डिसाइड इसीलिए किया है इसको कि जो भी प्रोफाइल आती रहेंगी वो वहां पे अपलोड कर देंगे, कि वो हमको बोलेंगे कि ये रवि प्रकाश का अब हमको इसके साथ इंटरव्यू करवाना है, तो उसके डॉक्यूमेंट सारे उसके करके इंटरव्यू करवा देंगे उसका। ये इजी रहेगा। अदरवाइज क्या है कि स्टूडेंट भी सोचता है कि मेरा इंटरव्यू कब होगा, तो जितना तैयार है उतना अगले के सामने हमने पहले ही शेयर कर दिया, तो जैसे जैसे रिक्वायरमेंट आती जाती है उनके पास वो लोगों को लेते रहते हैं। लेकिन वीडियो में खास तौर पे आप ध्यान रखना अपने लुक का, अपने ड्रेसिंग सेंस का, क्योंकि आपको प्रोफेशनल के तौर पे वो हायर कर रहे होते हैं। तो बैकग्राउंड थोड़ा सा क्लीन रहना चाहिए ना, सीधा प्लेन आपका बैकग्राउंड रहना चाहिए, और वीडियो बनाते टाइम पे डरे डरे नहीं रहे, लैंग्वेज का प्रॉपर यूज होके। और जब कल भी मैंने बताया था आपको कि इस हाई से इसको आओ, सारा इससे ही नहीं बनाए सारे, क्योंकि आपका लैंग्वेज का लेवल दिखता है ना, तो एक दो सेंटेंस इससे बना दिए, फिर किसी में ऑब्जेक्ट को पहले ले लिया, है ना, थोड़ा सा ब्यूटीफाई उसको करके अगले को लगे, है ना। जो भी अपन एग्जाम पास करते हैं तो किस तरीके से फिलर्स यूज करते हैं, किस तरह से फ्रेजेस हम काम में लेते हैं, रेडे वेंडुंगन वगैरह, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे वो, तो स्माइल रहे आपके चेहरे पे और आप कॉन्फिडेंट लगे, उस तरीके से आपको वीडियो बनाना है। बैकग्राउंड में नॉइस नहीं आए, क्योंकि ये बात बताने की नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखोगे तो ठीक रहेगा। अदरवाइज बार बार मैं आपको कहता रहूंगा फिर बनाओ, तो पहले जब आप कन्विंस हो जाएं कि हाँ ये ठीक लग रहा है मुझे, ये आपके बार फिट है, परफेक्ट, खुद को ही फील आ जाता है, तो प्रॉपर वीडियो बना के आपको शेयर करना है। एक क्या क्या बेनिफिट्स रहते हैं, कंपनियां जो हैं जर्मनी में, वो जर्मनी की कंपनियां डेफिनेटली वो बहुत हाई स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं। 20 से 30 छुट्टियां आपको ऑफिशियली मिलती हैं, पेड लीव्स होती हैं 20 से 30। तो आप मान लो कि इंडिया भी आपको आना हो तो ऑफ कोर्स उसमें आप आके जा सकते हैं, फ्लाइट के जो भी खर्चे वो तो आपके लगेंगे, लेकिन 20 से 30 छुट्टियां ऑफिशियली मिलती हैं सारी जर्मन कंपनियों में। और मैंने आपको बार बार बोला इंडियन एक्चुअली इंडिया के बाहर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ये आपके लिए एक खुशखबरी है, क्योंकि पहले आपने कई बार पूछा, तो जब तक मेरे को आगे से हिंट नहीं मिला था तो मैं चुप था, लेकिन अब मुझे पता है तो आपको बता सकता हूं मैं कि इंडिया के बाहर वाले भी अगर सुन रहे हैं तो वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको अपना वीजा वगैरह का काम खुद करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपके यहाँ पे आके ये काम तो करवाने वाला नहीं हूं, लेकिन बाकी चीजें आपको सपोर्ट करेंगे पूरा। तो जो भी मान लो बाहर के हमारे फ्रेंड्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए भी ये है, राइट। सो अकोमोडेशन वगैरह की आपको कोई चिंता नहीं करनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है, 20 से 30 आपके हॉलीडेज पर ईयर होते हैं, अकोमोडेशन देती है। इसका मतलब ये मत मान लेना कि वही पे करेंगे, अकोमोडेशन में आपको हेल्प करेंगे, उसको ढूंढने में आपको हेल्प करेंगे, ऑन साइट सपोर्ट आपको किसी भी तरह का चाहिएगा, इंटीग्रेशन वगैरह में, फैमिली को मूव कराने में, उन सारे चीजों में आपको हेल्प करेंगे। लेकिन जो पैसे वैसे हैं वो आपके लगेंगे, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हो ना ये सारी चीजें। तो ये चीज इसमें है। डॉक्यूमेंटेशन का हो गया, आपको वहां भेजने का हो गया। एक बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो एक्चुअली आजकल की आपको जितनी अच्छी आपकी लैंग्वेज है, जितनी अच्छी लैंग्वेज का मतलब एक ये भी है कि भाई जिसके पास मान लो B1 का सर्टिफिकेट आ गया और कोई सोच रहा है कि अब तो मेरे पास B1 का सर्टिफिकेट भी आ गया और मैं ऑलरेडी नर्स हुई, अब उसको लेना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो आप लोग। लेना नहीं पड़ेगा, आप में से जो बेस्ट हो केवल उनको लेंगे वो। Eigentlich Intuition ist viel passiert in Deutschland। जर्मनी का जो पिछले महीनों में तेजी से सिनेरियो चेंज हुआ है, डिमांड तो बहुत है। viele Inder sind einfach dort geflogen, बहुत सारे इंडियंस भी गए हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं थी। मुझे समझ में नहीं आता, जब उनका सर्टिफिकेट उनके पास था तो लैंग्वेज अच्छी क्यों नहीं थी, लेकिन जिस तरह का मुझे फीडबैक मिला है कि वो वहां चले गए और उसके बाद में सरवाइव करने में वो बहुत परेशान होते हैं, लैंग्वेज बहुत अच्छी नहीं बोलते हैं। तो वहां मान लो कि ले भी लिया तो उनको लगता है कि er ist nicht geeignet, उनको ये फील होता है कई बार कि ये बंदा लायक नहीं है। मान लो सिलेक्शन के टाइम पे हो गया और लैंग्वेज ओवरऑल अच्छी नहीं है तो उसको बाद में भी भुगतना पड़ता है, आपको पता है। लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए आपकी, बहुत बढ़िया होनी चाहिए, केवल वीडियो के लिए ही नहीं, ओवरऑल भी सरवाइव आपको वहां करना है। आपका जो
एम्प्लॉयर है उसको ये फील नहीं आनी चाहिए कि एर इज ungeeignet, एर इज unbrauchbar। unbrauchbar का मतलब है कि इसको यूज नहीं किया जा सकता, इस आदमी के आगे हाथ जोड़े परेशान और करता है, समझता नहीं है, तो इरिटेट होते हैं ना फिर लोग, तो उनको ये फील नहीं होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हुआ तो बचेंगे, कुछ कुछ एम्प्लॉयर तो बचते भी हैं एक्चुअली हमको हायर करने से। उनको लगता है कि ये लोग कैसे जैसे जोड़ तोड़ करके आ तो रहे हैं लेकिन दे आर नॉट अप टू द मार्क। सो लैंग्वेज आपको बहुत हाई उस पॉइंट पे रखनी है कि अगला आपसे इंप्रेस हो और आपके बारे में अच्छी राय रखे और आगे भी आपके बाद में भी दूसरे लोगों को वो वहां आने का मौका दे। ओके, आपके क्वेश्चंस लूं मैं उससे पहले, और कोई पॉइंट तो नहीं है? हाँ, एक चीज ये कि आपको जो मैंने यहाँ नंबर जो शेयर किया है आपके साथ 7597559400, ये वाला जो नंबर है इसको आप सेव कर लीजिए, क्योंकि इस पे आप अपना नाम, आप नर्स हो, और ये इंफॉर्मेशन आप जरूर शेयर कर दो, क्योंकि आगे आने वाली जो भी होंगी, अभी हमने जैसे ओपनली लिंक शेयर किया है, तो हो सकता है कि आगे हम लोग इस तरह से ओपन लिंक शेयर नहीं करें, क्योंकि कभी कभी कई लोग इस तरह के भी हो सकते हैं जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते, बस आ जाते हैं सेशन में। और कल का सेशन था जिसको थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करने की कोशिश करी गई, इसलिए मैंने सोचा है कि आगे जो जिनके पास ये नंबर होगा वो तो मैसेज कर ही देंगे कि वो नर्स हैं, या तो उनको हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और हो सकता है कि क्लोज्ड ग्रुप में बात करें ओपन सेशन की बजाय, है ना। अगर दिक्कत आएगी तो मुझे फिर वो एक तरीका मैं अपनाऊंगा। तो ये नंबर आप अपना रखो, जिसमें आप हमको अपना बस ईमेल आईडी और अपना नाम और आपने क्या कर रखा है, बस इतनी इंफॉर्मेशन भेज दो। बाकी वो लिंक जो है, आपको किसी को लिंक चाहिए जिसपे ये फॉर्म अपलोड करोगे, उस लिंक के लिए भी आपको इसी नंबर पे भेजना है, तभी मैं आपको लिंक भेज पाऊंगा। क्लियर? मोटे मोटे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, पैसे की तो बातें ही नहीं करी अपन ने। पैसे की तो वैसे तो कर ली कि आपको कितना मिलेगा, लेकिन आपका लगेगा कितना ये बात नहीं करी। तो जनरली नर्सेज के पैसे नहीं लगते हैं, आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिमांड इतनी है नर्सेज की कि नर्सेज को पे नहीं करना पड़ता जर्मनी जाने के लिए। अब हम लोगों ने भी जो स्टूडेंट जैसे हमारे पास पढ़ रहे हैं तो उनसे चार्ज नहीं लेंगे सारी प्रोसेस के, और जो हमारे पास जर्मन सीखने में उनका जो लगा है, जो हमको पे किया है, ऐसे नहीं कि मैं तो 10 बार कहीं एग्जाम दी थी फेल हो जाया यार, 4 बार कहीं पढ़ा हूं उसके भी दे दो, वो नहीं। जो आपने हमको पे किए हैं लैंग्वेज सीखने के लिए, वो हम आपका वापस पे करेंगे। और जो लोग मान लो कि कहीं और से सर्टिफिकेट लेके आते हैं और कहते हैं कि हमारा अप्लाई करो, तो उसको भाई हम लोग कोई पे नहीं करेंगे, ठीक है। अपने ई लैंग्वेज स्टूडियो से जो सीख रहे हैं उनको हम लोग जो फीस हमारे पास आई है वो पे करेंगे। आपकी जो फ्लाइट है, फ्लाइट हम इंश्योर करेंगे कि आगे से आए। आपकी अगर किसी केस में आपकी लगे भी तो इंश्योर करेंगे कि उसको वापस रिटर्न हो। आपका जो वीजा की जो भी फीस होगी वो कंपनी, मतलब कि जो भी जर्मन कंपनी हायर करने वाली है, हम इंश्योर करेंगे कि उसी का लगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे, वैसे तो लगे नहीं, कि इंटरव्यू के टाइम पे वो इतने कॉन्फिडेंट रहें कि आप बहुत ही परफेक्ट कैंडिडेट हो और पहले ही फ्लाइट की टिकट भेजते हैं वो। लेकिन जो कैंडिडेट मान लो हमारे पास पढ़े नहीं है, जिनको मैं जानता नहीं हूं, राइट, तो उन लोगों के लिए हमने ये सोचा है कि उनसे 50,000 रुपीज हम लोग शुरू में लेंगे। वो वापस रिटर्न करेंगे, लेकिन शुरू में लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि जर्मन्स लोग इस बात से चिढ़ते हैं कि कोई भी जो बंदा सीरियस नहीं है वो हमारा टाइम वेस्ट कर जाए, वो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और मैं नहीं चाहता कि मेरा भी रेपो उसमें खराब हो। कोई बोले कि जी पैसे तो आपने लिए नहीं, आ गया मैं तो यूं ही, मैं तो देखना था कि इंटरव्यू होता कैसा है, ठीक है। मेरी तो बात कहीं और हो रखी है, डोंट वरी, मेरी चिंता मत करो आप, मेरे को तो बस देखना था आप क्या करवाते हो। तो इसलिए जो ई लैंग्वेज स्टूडियो के जर्मन स्पीकर्स क्लब के स्टूडेंट नहीं है, उनसे एक बार सिक्योरिटी मनी के तौर पे हम लोग 50,000 चार्ज करेंगे, क्योंकि सारे प्रोसेस में लास्ट में कोई राइट बैकआउट कर जाए तो उससे फिर नुकसान है, राइट। तो ये चीज मोटी मोटी मेरे को आपके साथ शेयर करनी थी। आप लोग, वापस से एक चीज बता रहा हूं कि लगातार सेशन होंगे। अभी हमने पहले हाउस बिल्डिंग का रखा, अभी हमने ये नर्सिंग का रखा है, उसके बाद में भी लगातार और भी फील्ड्स में डायरेक्ट प्लेसमेंट का मैं इंश्योर करूंगा। धीरे धीरे कई फील्ड तैयार हो रहे हैं, आप चिंता मत करना। उसमें भी जो लोग अलग अलग स्किल सेट के हैं उसमें उनको भेजने में पूरी मदद करूंगा मैं। एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं, आप लोग इस नंबर पे अपनी इंफॉर्मेशन जरूर भेज दीजिएगा। ओके, सो मैं लेता हूं यहां से
और विभा पहले आप ट्राई करें एक बार। हेलो, हाँ जी सर। नमस्कार सर, आवाज आ रही है मेरे आपके पास? हाँ अभी आ रही है। विभा, पहले विभा की सुनूंगा मैं, फिर ऐश्वर्या की, और फिर आपका नंबर। यस सर। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मैंने जीएनएम की हुई है। ओके, सो विभा आपने जीएनएम किया है, आगे बोलो। यस सर, जीएनएम किया और मेरा A2 चल रहा है, मोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो मैं B1 करके क्या मैं जर्मनी जा सकती हूँ आपके थ्रू? बिल्कुल, B1 करके डेफिनेटली आप जर्मनी जा सकते हो। B1 का तो क्राइटेरिया है ही, B1 B2 का क्राइटेरिया है, तो B1 के बेस पे भी नर्सेज जा सकते हैं जर्मनी। तो और सर आप एज मैक्सिमम एज 40 प्लस, एक्चुअली एज का मेरा वो था कि 40 प्लस है मेरी एज। कितनी है? 40 प्लस। 40 प्लस तो कितनी प्लस? 41 इयर्स। अच्छा, तो 40 प्लस वाले हैं, उनको, उनके लिए हम लोग स्पेशली उनसे पूछेंगे, क्योंकि जनरली वो 40 तक कंसीडर करते हैं, लेकिन प्रोफाइल स्ट्रांग हो तो उससे ऊपर वाले को भी शायद कंसीडर कर सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा भी आगे नहीं हो 40 से। तो आपका 41 ही हुआ है मान लो, तो हम लोग बात कर सकते हैं उसकी रिगार्डिंग। ओके सर, और अगर मैं B2 कंप्लीट करती हूँ फिर मेरी डॉटर डिपेंडेंट जा सकती है मेरे थ्रू, मतलब? देखो, स्पाउस का तो मैंने पूछ रखा है, अब डॉटर वगैरह मतलब कब जा सकते हैं उसका मुझे पूछना पड़ेगा। स्पाउस का तो मेरे से कई स्टूडेंट्स ने भी पूछा है, तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि विद इन 2 इयर्स फॉर श्योर जा सकते हैं, और एक ने बोला कि 1 साल के बाद में अप्लाई कर सकते हैं, तो दिक्कत होती नहीं है। तो स्पाउस का तो पूछ रखा है मैंने, बच्चों का मेरे को पूछना पड़ेगा। मेरे ख्याल से बच्चे तो साथ जाते ही हैं फिर छोटे हों तो, और मान लो कि बड़े बच्चे हों तो फिर पूछना पड़ेगा कि क्या तरीका है उनका। ओके सर। सॉरी सर, लेकिन मुझे थोड़ा सा नॉलेज है इस बारे में, जैसे यहाँ हाँ काम कर प्लीज, रहा हूँ 10 महीने हो गए। प्लीज 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 बताएं आप, थैंक यू। हाँ जैसे सर बच्चों रहता है चिल्ड्रंस का, जैसे अपन यहाँ पे B1 या B2 पे आते हैं, हाँ, अपन का पहले यहाँ का जो अमेरिकन एग्जाम वो निकालना होता है। जैसे अमेरिकन एग्जाम हमारा हो जाएगा तो हमारा अपन जो ब्लू कार्ड है उसके लिए अप्लाई, वो चाहे 6 महीनों में हो 8 महीनों में हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो होता है उसके बाद में स्पाउस वीजा मिल जाता है। जैसे अभी मैं काम कर इसका रहा हूँ मतलब है कि ब्रांडनबुर्ग। कम टाइम में भी मिल सकता है। ओके, हाँ, जैसे अभी मैं काम कर रहा हूँ ब्रांडनबुर्ग में, तो मेरे साथ में एक सऊदी अरबिया की मतलब फीमेल पर्सन है जो काम करते हैं। तो अभी वो आए थे यहाँ पे, तो आते उन्होंने B2 किया और अमेरिकन किया, तो 7 महीने बाद में उनको स्पाउस वीजा मिल गया था, और अभी वो अपनी फैमिली यहाँ पे ले आए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, थैंक यू, गुड इंफॉर्मेशन। हाँ, और सर सैलरी में तो सैलरी तो और भी ज्यादा मिलती है यहाँ पे। जैसे मिनिमम है 2800 से 3000 हेल्पर के लिए। अपन जैसे अपन B1 या B2 पे आते हैं तो अपन एज ए हेल्पर ही आएंगे स्टार्टिंग में, और अगर अमेरिकन होने एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ एक्सपीरियंस नहीं है मान लो 5 साल का, वो कोई दिक्कत नहीं है। और भी, हाँ शुरू में ये लोग ये बोलते हैं कि आपको एक्सपीरियंस हो या नहीं हो वो हमें नहीं चाहिए, आपकी लैंग्वेज बढ़िया होनी चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन करना पड़ता है। जैसे आल्टरमाइम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, तो अगर अपन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो उससे फिर ये थोड़ा सा अजीब देखते हैं कि जैसे B1 की है। अब उनके लिए B1 करना ये है ना कि जैसे B1 का मतलब हो गया कि अच्छी लैंग्वेज। अपन इंडिया में B1 करते हैं एग्जाम पास करने के लिए नॉर्मली, कुछ हाँ वर्ब हाँ, होगी तो इंडिया में तो वो B1 का सर्टिफिकेट दे देते हैं, लेकिन यहाँ के लिए वो सफिशिएंट नहीं होती। दूसरी प्रॉब्लम आती है एक्सेंट की। अपन इंडिया में पढ़ते जाते हैं जैसे नॉर्मल, यहाँ पे RHL खाए जाते हैं, नॉर्मल ही बोलते हैं, दस इज नॉर्मल, तो ये दिक्कत रहती है थोड़ी सी। तो एक्सेंट का तो जैसे टाइम स्पेंड होता है 4-6 महीने 5 महीने, उसके बाद धीरे धीरे सब सेट हो जाता है। और जो आपने वेकेशन बताई छुट्टियां, उसमें से मतलब मिनिमम 28 है और मैक्सिमम 32-33 तक उड़ाऊ मिलती है। तो 30 उड़ाऊ हो गया कि हाँ, जैसे स्टैंडर्ड फीस हो गई बिल्कुल, क्योंकि सैटरडे संडे वो उसमें उड़ाऊ में इंक्लूड नहीं होते, राइट, तो वो 6 वीक हो गया। करेक्ट। और और जैसे आपका हो गया, उसके बाद में आप कहीं पे भी अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जॉब देख सकते हो। हॉस्पिटल हो गया, अल्टरमाइम हो गया, रिहेबिलिटेशन सेंटर हो गया, किंडरगार्टन हो गया, और आप मनचाही सैलरी भी मतलब ले सकते हो। जैसे अभी 2-4 दिन पहले मैंने कॉल किया था एक कंपनी को,
तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेकर उन्होंने मैं पूछा तो उन्होंने मुझे ऑफर किया 3,000 यूरो नेटो, नेटो मतलब पूरा कट कटा के। तो मैंने कहा नहीं, मैं 4,000 लूंगा और ओनली फॉर स्पेड इंस्ट करूंगा, मतलब इवनिंग शिफ्ट करूंगा। तो उसके लिए भी तैयार हो गए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरत है इनको। और सैलरी जैसे यहाँ पे मेरे साथ काम करने के लिए आते हैं अपने, उसको बोलते हैं साइट अर्बाइट। जैसे एक कंपनी यहाँ पे साइट अर्बाइट, और मैं रेनाफान में काम कर रहा हूँ, तो रेनाफान उसको ईमेल या कॉल करती है कि मुझे जैसे 2 दिन के लिए कोई कैंडिडेट चाहिए काम करने के लिए। भाई मेरे साथ वाला क्रांक हो गया तो कौन आएगा काम करने के लिए? तो फिर वो मतलब बंदे उठाते हैं। जैसे जो कंपनी मुझे कॉल करेगी कि आपको रेनाफान में 2 दिन के लिए जाना है वहां जॉब करने के लिए, आपको 2 दिन के लिए 400 यूरो मिलेंगे। तो वैसे भी जॉब है यहाँ पे, जिसको साइट अर्बाइट बोलते हो। साइट अर्बाइट में बहुत ज्यादा पैसे हैं यहाँ पे, मतलब मंथली 5,000 यूरो, वो भी कट कटा के। मतलब वीकेंड में आप काम करते हो तो एक्स्ट्रा, नाइट में काम करते हो तो एक्स्ट्रा, ऐसा है क्या? छुट्टियों में काम करते हो, हॉलीडेज में डबल, इस टाइप का जो अदर बेनिफिट्स हैं उनमें? जैसे संडे तो संडे को 50% एक्स्ट्रा मिलता है, नाइट का 25% एक्स्ट्रा मिलता है, हॉलीडेज है उसका 75, और जो दिसंबर में वाइनाक्टन चलता है उसका पूरा 100%। ऐसा भी है। ओके, मतलब डबल सैलरी पूरे महीने में अगर काम करोगे तो आप इस टाइम पे। हाँ, और दूसरी बात जैसे क्या होता है कि कोई कंपनी में आ गए अपन, तो वो हमको 4 वीक देखते हैं, लैंग्वेज देखते हैं, काम देखते हैं, व्यवहार देखते हैं। अगर इन तीनों में अपन अच्छे नहीं है तो वो निकाल भी देते हैं। इसको यहाँ पे बोलते हैं अपने क्यूंटिगन का नियम है कि 2 वीक कम से कम पहले देते हैं वो। तो जैसे क्यूंटिगन दे दिया आपको, तो आप जैसे नई जॉब सर्च कर सकते हो, आपकी सीवी भेजो, इंटरव्यू करवाएंगे, इंटरव्यू हो गया उसके बाद में जो बुंडेस आगेंटूर होता है, जैसे इमिग्रेशन तो नहीं बोल सकते अपन, जो स्टेट गवर्नमेंट का जो मतलब, जैसे अभी मैं ब्रांडनबुर्ग में हूँ, तो अभी मैंने ये कंपनी छोड़ दी है, तो अभी मैं 1 अक्टूबर से म्यूनिक जाऊंगा। तो वो कंपनी पहले मेरा इंटरव्यू लिया, उसने मुझे जॉब लेटर भेज दिया अपना, और उसके बाद मैंने बुंडेस आगेंटूर वालों को जमा करवा दिया। तो उसको बोलते हैं अर्बाइट सुस्टुमुंग। वो लेटर आने के बाद में मैं मतलब वहां पे दार्फ हूँ काम करने के लिए, उससे पहले मैं दार्फ नहीं हूँ। हाँ, सुस्टिमुंग का मतलब आपको अप्रूवल दे दिया उन्होंने। अब ये बताओ एक चीज, आप यहाँ आए हो हमारी मीटिंग में, हमको बहुत बढ़िया लगा। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो प्रैक्टिकल रियल एक्सपीरियंस, एक मान लो मेरे को एम्प्लॉयर ने बताया कि ये चीजें आप बताना स्टूडेंट्स को, एक आप मेरा स्टूडेंट ही उधर उस पार बैठा है और वो बता रहा है, तो वो जो इंफॉर्मेशन है दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल। तो 2-3 चीजें आपसे पूछूंगा मैं अभी, और भी चीजें आएंगी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब ये एकदम जो फ्रेशर हैं, मान लो जिनको कभी काम ही नहीं किया उन्होंने, वो ले तो रहे हैं, राइट, पे भी करना शुरू कर रहे हैं, तो इनको जब बिल्कुल ही काम नहीं आता तो कैसे टैकल करते हैं? शुरू में क्या वो कुछ दिन ऐसे ही बुलाते हैं और साथ साथ में घूमने देते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टाइम तक ऐसे ही रखते हैं, या कैसे है उनका सिस्टम? उसमें सर जैसे सब में अलग अलग है। जैसे अल्टम आई में तो कई अच्छी कंपनियां हैं, तो वो ओनली फॉर जैसे शुरू के 4 महीने में 5 महीने में ओनली फॉर B2 ही करवाती है। B2 यहाँ अलग चलता है, उसको बोलते हैं फुली के B2, जिसमें सारी वो के मतलब B2.1 और B2. वो साथ ही होगा, और लेकिन वो जैसे मेडिकल से रिलेटेड होगा, उसमें अपन वहां से करके आते हैं गोई के B2 वाला, लेकिन कई कंपनी है जो करवाती है। जैसे हॉस्पिटल्स हो गए, में जैसे मंडे टू फ्राइडे, उसके बाद में सैटरडे संडे को बुलाते हैं, उनसे दिखाते हैं और पेशेंट को दिखा दिया। नॉर्मली वो इसलिए हेजिटेशन होता है, वो दूर हो, अपन बातचीत कर सकें, किसी उनसे वो बात करनी है, और जैसे यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन अलग है तो वो कैसे करना है, वो चीजें सिखाते हैं। अब रही बात अल्टम हाइम की, तो अल्टम हाइम में जैसे रेनाफान है, और अभी पिल्स में जो नई कंपनी है, काफी कंपनी है मतलब कमी। तो रेनाफान में क्या करते, जैसे आते ही उसको आज आया तो 4 दिन उसको बोलते आइन अर्बाइटुंग। तो जैसे 4 दिन आपको ओनली फॉर देखना ही है, जो भी आपके साथ आपका काम करने वाला है उसके साथ में काम करना है, वो आपको पूरी चीजें बताएगा, ये सामान है, पेशेंट को ऐसे उठाना है, ऐसे बिठाना है, जो भी पूरा होता है। और 5वें दिन आपको वो खुद से काम करना पड़ेगा। तो जो मैंने प्रॉब्लम फेस की वो ये, चलो अपन तो गांव से हैं और तो काम में दिक्कत नहीं है, लेकिन ये होती है दिक्कत की समझने में, एक लैंग्वेज नहीं आती, एक्सेंट नहीं आता। मैं बायरन में था पहले, तो वहाँ का पूरा एक्सेंट अलग है, यहाँ पे इस बोलते हैं, अपन सीख गया इस, वहाँ पे बोलते इक, तो मैंने कहा इक क्या आ गया है, लेकिन वो धीरे धीरे चलो हो जाता है सेटअप।
मेन प्रॉब्लम लैंग्वेज की है। शुरू में 1 से 2 वीक में थोड़ा सा डिप्रेशन, स्ट्रेस लैंग्वेज की वजह से रहता है, और ये हेल्पफुल बहुत है। लेकिन अपन इंडिया से हैं तो अपन को ये लगता है डांट नहीं दे, बोल नहीं दे, अपन पूछते भी नहीं है। और ये एक बार नहीं 3 बार बोलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया है, नहीं पता है, तो एक बार नहीं 4 बार पूछो आप, और ये बताते भी हैं वापस। लेकिन 3 बार बता दिया उसके बाद नहीं समझ रहा तो फिर इरिटेट होते हैं। और सबसे इनकी गंदी आदत क्या है जर्मन्स की, मुंह पे कुछ नहीं बोलते हैं। जैसे आपके साथ आपके काम करने वाला है, आपकी सेफिन वहीं बैठी है, आप कोई गलत काम कर रहे हो, आपको महीना भर हो गया, तो आपको नहीं बोलेगी कि ये काम सही है कि नहीं है। वो जाके सीधा सेफिन को बोलेगी गणेश वहां पे ड्यूटी पे था और उसने ऐसा कर दिया, मुझे नहीं बोलेगी वो। ये इनका अलग ही चलता है। नहीं, वो आपको भी टोकती होगी, लेकिन फिर वो सुधर नहीं रहा गणेश, तो फिर वो उधर शायद साथ के साथ उधर भी कार सेवा भी कर देती होगी। कई कई जर्मन होते हैं जो आउटलैंडर को पसंद नहीं करते हैं। कई इस तरह के भी हो सकते हैं। हाँ, जैसे मेरे स्टेशन पे हूँ तो मैं वहां पे आउटलैंडर में अकेला ही हूँ, बाकी सारे जर्मन से। तो शुरू में 1-2 वीक में चलो यहाँ पे आया, तब तो मेरी लैंग्वेज भी अच्छी हो गई थी, सारा सब कुछ पता चल गया था मुझे। तो अभी एक नई आउटलैंडर आई इंडोनेशिया से, उसको 2 वीक हुए। अब 2 वीक में चलो कुछ नहीं, फिर 3rd वीक उसको वहां से हटा दिया। तो कई बार अपन को ये भी लग सकता है क्योंकि हम लोग उनसे इंटीग्रेट नहीं हो पाते हैं शुरू में, और आपको लगता है कि वो तो अपने अपने ही बातें कर रहे हैं, शायद मेरे को पसंद नहीं कर रहे, और लैंग्वेज के बैरियर के कारण हम लोग खुद भी चल के उतना ना, कई बातें, एक लैंग्वेज का बैरियर एक हो गया, दूसरा आपका आत्मविश्वास इतना नहीं होता कि आप एक नए आदमी से, नई कल्चर के आदमी से आंख में आंख मिला के बात कर सको। कई बार इसलिए भी थोड़ा गैप फील हो सकता है, राइट? तो हाँ, दूसरा यहाँ पे जैसे ये अपन यहाँ आ गए तो जैसे यहाँ पे लोग क्या है बात ज्यादा करते हैं, मतलब मेंटली सपोर्ट करते हैं। इंडिया में वो है नहीं। इंडिया में जैसे आए, एक कैमरा लगाया, इंजेक्शन लगाया, चले। यहाँ पे आए तो पूरा बताएंगे कि आपको ये दिक्कत है, मुझे इंजेक्शन लगाना है, तो आप अपनी सही हो या नहीं हो, या फिर मैं बाद में लगा दूं क्या है। तो मेंटली सपोर्ट दे, उसके बाद में काम करते हैं। तो अपन के अंदर वो थोड़ा सा होना चाहिए। और शुरू में 1 साल का वीजा तो आगे क्या बोल रहे हो सर, एक्सपीरियंस चाहिए इनको सर। जैसे ऐसा हो गया कि आपके पास ओटी का एक्सपीरियंस 2 साल का, 3 साल का, अगर आपने ओटी में काम कर रखा है, तो इसके लिए यहाँ पे अगर ओटी में काम करना है तो आपको एक अलग से एग्जाम देना होगा, अलग से 6 से 8 महीने का कोर्स होता है। मेनली वो होता है वो केप का ही है, लैंग्वेज का ही। वो कोर्स किया आपने, उसके बाद में आपका एग्जाम होगा, वो आने के बाद ओटी में आप काम करने के लिए दारफ हो। ऐसे एम्बुलेंस का है, तो जिसको बोलते हैं अपने एम्बुलेंट फ्लीग है, तो एम्बुलेंस के लिए भी मतलब 6 से 8 महीने का अलग से कोर्स है, वो करवाएंगे, एग्जाम होगा, उसके बाद में आप वहाँ काम करने के लिए दारफ हो। कैंटनेसे प्रूफिंग का मतलब हो गया कि आपने यहाँ की जो जर्मन गवर्नमेंट है उसमें आप मतलब एज ए फ्लीगे, मतलब फ्लीगे फाकरा, मतलब नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, तो उसमें आप काम कर सकते हो। अब काम अपन को आता है, लेकिन हमारी पोस्ट है अभी फ्लीगे हेल्पर की, तो अपन वो इंजेक्शन वगैरह नहीं दे सकते। हॉस्पिटल में करवा देते हैं, आल्टमाई में कभी कोई नहीं करवाता, कोई करवाता है। रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वहां पे भी कोई करवा देते हैं, कोई नहीं करवाते। बाकी अगर लीगल, वैसे लीगल नहीं है कि अगर मैं नर्सिंग कर रखी है लेकिन मेरे पास अगर वो है नहीं तो मैं नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता कि मैंने इंजेक्शन दिया, वो कोई रिएक्शन हो गया, तो पेशेंट तो बोल देगी ना कि इसने दिए है, तो वो अपन पे आ जाता है सारा। तो अभी जैसे एक चीज ये बताओ कि जो नर्सिंग के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने एकदम फ्रेश अभी मान लो अपनी डिग्री करी है, उनको एक्सपीरियंस नहीं है और वो तुरंत वहां जाना चाहते हैं, तो ये जो आपके नर्सिंग के प्रोसीजर्स वगैरह होते हैं, ये उनको सीख के आना चाहिए क्या? प्रैक्टिकल्स तो कुछ होते होंगे आपके पढ़ाई के दौरान भी, लेकिन फिर भी अलग से और अच्छे से सीख के आना चाहिए, या लैंग्वेज पे फोकस करके आ जाएं और वहां सीख लेंगे? नहीं, मेनली लैंग्वेज पे भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शुरू आते ही ये मतलब महीने 1.5 महीने बाद में B2 करवा देते हैं, तो फ्लीगे B2 करवाते हैं, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट नाम रहते हैं, सारा बताते हैं। और अपन हॉस्पिटल में जा रहे काम कर रहे हैं तो वहां पे सारा आपको बताएंगे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक। उसके बाद ही आपको मतलब पेशेंट देंगे वो। और यहाँ पे इतना है नहीं, जैसे काम नॉर्मली मेडिसिन दे दी, वाइटल साइन ले लिए, और जैसे उसके अलावा कोई जैसे शुगर का है तो वो दे दिया, बस इतना ही है। इंडिया वाला जितना है नहीं कि सारा सब कुछ आपको ही करना है। वुंड है तो वुंड को आपको नहीं करना, वुंड के लिए अलग से फ्लीगे फाकरा पे आता है, वो करता है। स्टिच लगाने तो उसके लिए अलग से वो करेगा।
ये सारे डॉक्टर्स के काम है यहाँ पे, अपन के वो काम नहीं करते यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर मान लो कि किसी के पास एक्सपीरियंस है तो सबसे B2 और करके आ जाए तो वो शायद सबसे अच्छी बात है, अगर कोई आ सकता है तो B2 करके, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग ही 3200 से 4200 के बीच में स्टार्टिंग ही होगी। तो मतलब वो एक तरह से सीधा सीधा देखें तो 1000 यूरो पर मंथ का इंक्रीमेंट जैसा है। तो वो B2 पे हॉस्पिटल्स में सैलरी अच्छी देते हैं, बाकी ऑल टाइम हाई में तो सेम सा ही है, इतना फर्क नहीं है, 100-200 यूरो का फर्क हो सकता है, जैसे मैंने काफी बात की है यहाँ पे। बाकी जो अच्छे हॉस्पिटल्स है, बड़े हॉस्पिटल्स है, उनको हेल्पर नहीं चाहिए, उनको फुली के फारक्राफ्ट चाहिए। तो उसके लिए आपकी लैंग्वेज अच्छी हो, B2 सर्टिफिकेट, आपका एग्जाम हो गया तो फिर आपकी सैलरी 3000 से 4000 यूरो, 4500 यूरो ब्रूटो आराम से दे देते हैं, और कई हॉस्पिटल 6000 भी देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। आप हमारे साथ थोड़ी देर और बने रहना, शायद हो सकता है और भी कुछ मित्र लोग पूछना चाहें। ऐश्वर्या, आप अपना क्वेश्चन पूछें। यस सर। सर अभी आपको तो पता है मैंने B1 में पास किया है और अभी 6 महीने हो चुके हैं, तो अभी आप बोल रहे हैं कि मतलब प्रोसेस के लिए कम से कम 3 या 4 महीने लग सकते हैं, तो तब तक मैं आपके इधर B2 के लिए एडमिशन लूँ और साइड बाय साइड अगर आगे का प्रोसेस भी हो जाए तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। B2 अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है मैंने, उसकी आई थिंक 2 या 3 ही क्लास हुई होंगी, तो साइड बाय साइड ही आप कर सकते हैं, जरूर करना ही चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में B2 का इधर चलेगा और उधर प्रोसेस चलेगा, तो आप करोगे क्या? B1 का सर्टिफिकेट तो आपका वैसे भी हो चुका है, तो टाइम का सदुपयोग होगा और ये बढ़िया हो जाएगा काम, करना चाहिए। मिनिमम आपके मतलब प्रोसेस करवाने के लिए पूरा 3 महीने तो मतलब दिसंबर पूरा जाएगा? 3 मंथ्स तो लगेंगे ही लगेंगे। ओके, मतलब अभी अगर मैं जाऊंगी तो पॉसिबिलिटी जनवरी में ही होगी 2025। करेक्ट, बिल्कुल। जो मैंने अभी इन लोगों को बोला, राइट, कि एक गूगल ड्राइव पे डालना होता है, आपने तो वीडियो भी भेज दिया मुझे ऑलरेडी। तो बिल्कुल उसमें मतलब कई बार क्या होता है कि तुरंत मान लो कि आपका इंटरव्यू हो गया, कई बार ये भी हो सकता है कि आपको एक डेट मिली कि आपको उस दिन इंटरव्यू होगा, ऐसे करके। तो 3 मंथ्स तो लगेंगे प्रोसेस में, ये मान के ही चले आप पक्का। ठीक है सर। तो फिर अभी देखिए मैंने B2 के लिए एडमिशन लिया, उसकी फीस भरी, और जो आपने बोला कि जो आउटसाइडर कैंडिडेट आते हैं उसके 50,000 होगी, तो वो दोनों हमें साथ में पे करनी पड़ेगी या? आप तो 50,000 अभी जो पे करेंगे, ठीक है, 50,000 अभी आप पे करेंगे ना, उसमें आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और जो B2 की आपकी क्लासेस की फीस है वो अलग से होगी? वो तो फिर मेरे को वापस देनी है ना आपको। ओके। हाँ, ये भी वापस देनी है। जो भी कैंडिडेट हमारी तरफ से जा रहा है उससे हमने जो भी चार्ज किया है वो वापस रिटर्न करेंगे, ऐसा मैंने पहले भी 1-2 वीडियो में बताया है। तो जो भी मान लो कोई B2 कर रहा है तो वो ये नहीं सोचे कि अपनी फीस ज्यादा लग जाएगी, वो तो रिटर्न होना ही तय है। जो स्टूडेंट B2 करके जा रहा है उसकी फीस पूरी वापस, बाकायदा मैं तो कैमरे पे बताता हूं, राइट, ताकि कहीं भी कोई ट्रांसपेरेंसी में कमी नहीं आ जाए, और मेरे भी मन में ये नहीं आ जाए कि यार इसकी नहीं देता हूं, ऐसी नहीं आ जाए, तो मैं तो बाकायदा कैमरे पे बताता हूं ताकि मेरे भी हाथ में नहीं रहे वो बात, है ना। यस, ठीक है सर, ठीक, थैंक यू। ओके, वेलकम।